गाइस, सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है भाग्यश्री कुलकर्णी मैम। सो ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एक ऐसी लेडी है जिनके पास गोल्ड डायमंड सारा लग्जरीज था लाइफ का। इनके हस्बैंड एक डॉक्टर है, बच्चे आउट ऑफ इंडिया सेटल्ड है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला और इन्होंने एक बहुत ही अलग रास्ता चूज किया है बिलीव, और उस रास्ते में ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने फेस किए होंगे। तो आज की वीडियो में हम स्पेशली यही कवर करने वाले हैं अबाउट हर लाइफ। सो भाग्यश्री मैम, प्लीज कुछ बताइए कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं, तो पहले आपने सोचा कैसे कि ये काम करना है? इसकी सबसे पहली प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे माता और मेरे पिताजी टीचर थे। इसलिए छोटी उम्र से ही हमने सोच लिया था कि समाज के लिए कुछ करना है। ये सुन के हम बड़े हो गए। अच्छा। इसलिए मुझे सावरकर यानी बाबा आमटे, शादी से पहले तो मुझे यही भी सोच रही थी कि बाबा आमटे के आश्रम में जाके रहूंगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोल दिया कि ऐसा करना अच्छा नहीं, आप शादी कर लो, सब जिम्मेदारियां उठा लो और उसके साथ अगर समाज के लिए कुछ दिखाया तो कुछ मानूंगी मैं। और मैंने माँ का कहना सुन लिया और शादी की, बच्चों की सब जिम्मेदारियां मैंने अच्छी तरह से निभाई और आज मैंने मेरे जो मुझे पसंद है वो समाज का काम, सामाजिक कार्य में कर रही हूँ। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आप जो काम करते हैं कि किसी रोड पे बैठे हुए पर्सन को आप रिहैब करते हैं, तो ये काम मैं नहीं बिलीव करती कि घर वाले इतने इजीली अलाउ करेंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि शादी के बाद आप कुछ काम कर रही थी, अलाउड था? आपके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था? मेरी फैमिली तो ट्रेडिशनल थी। मेरे सास ससुर थोड़े ट्रेडिशनल विचारों के थे, तो उनको तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए मैं हस्बैंड के उसका जो साथ है, तो वो बोल रहे थे, मैं उसके माता पिता जो जी को बोल रहे थे कि ये काम जो कर रही है वो अच्छा काम कर रही है और समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट नहीं था, तो शायद कुछ साल आपने एज अ हाउसवाइफ भी बिताया, आई गेस 10 साल। हाँ। तो क्या उस पीरियड में डिप्रेशन नहीं आया? जैसे आजकल की मेरी जनरेशन में अगर हमें कुछ करना है और घर से अलाउ नहीं हो रहा है, तो हमारी जनरेशन इजीली डिप्रेस्ड हो जाती है या हार मान जाती है। तो क्या आपने ऐसा कुछ फील नहीं किया? नहीं, मैंने क्या किया, मैंने पॉजिटिवली लिया। ठीक है, मेरे बच्चे हैं और मैं अच्छी गृहिणी बना के दिखाऊंगी, मैं अच्छी आइडियल माँ बन के दिखाऊंगी। मैंने ये सोचा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में वो लाना ऐसा नहीं है, उसको ये संस्कार देने हैं कि कोई भी परिस्थिति आए वह डिप्रेशन में नहीं जाना और आगे जाके कुछ तो स्पेशल करके दिखाना है। इट मीन्स आपने इतना पॉजिटिविटी दिखाया कि वो 10 साल जब आपको अपने चॉइस का काम नहीं करना पड़ा, हाँ। आपको हाउसवाइफ बन के बिताना पड़ा, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट था कि आपने बच्चों में वो संस्कार डाले कि आज वो इतनी अच्छी। लेकिन मैं अंदर से कुछ अस्वस्थ रहती थी कि मुझे जो करना है वो नहीं करने मिल रहा है। कि आइडियल जीजा माता वो शिवाजी दूसरे के घर में नहीं होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए। तो आप ऐसा करो कि आप आइडियल माँ होके दिखाओ, और वो भी कुछ कम नहीं है, तो सैलरी लेके आएंगे तभी कुछ स्पेशल हो गया, ऐसा नहीं रहता। जो आप संस्कार बच्चों को दे रही है वो हम भी फील कर रहे हैं कि वो आइडियल माँ आप हो रही है, तो वो ऐसे पॉजिटिवली लिया। मतलब यही है कि आपने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मेरा पैशन है तो वही करना है, आप एक हाउसवाइफ भी बने, आपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखा, हस्बैंड का भी ध्यान रखा, बच्चों का भी ध्यान रखा, और उसके साथ आपका करियर, आपका पैशन फाइनली फॉलो हो रहा है, दोनों भी आप मैनेज कर पा रहे हैं। सो अब मैं पूछना चाहूंगी कि जो रिहैब का काम आपने शुरू किया है, कि आपको स्ट्रीट पे कोई दिखता है कि वो प्रॉपर स्टेट में नहीं है तो आप उनको हेल्प करते हो, तो इसका फर्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ था? फर्स्ट पर्सन 12 साल पहले की बात है। एक लेडी थी, मैं वॉकिंग करने जा रही थी, तो वो लेडी मैंने देखा कि बच्चे उसे तकलीफ दे रहे थे और वो बच्चों को चिल्ला रही थी, तो मैंने बच्चों को तो भेज दिया। और मैंने उससे देखा तो मुझे याद आया, मुझे मालूम पड़ा कि वो प्रेग्नेंट थी, यानी वो ऐसा लग रहा था कि एक 8-10 दिन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। और उस दिन मैं बहुत शॉक हो गई कि इसकी डिलीवरी अब इधर ही रास्ते पे होगी क्या, इसका बच्चे का क्या कसूर है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने, मेरी बेटी कनाडा में थी, तो उसको कांटेक्ट किया और उसने मुझे उस दिन
मुझे सिर्फ 2 घंटे मिले थे। 2 घंटे मैंने उसको पुलिस स्टेशन में रखा था और 2 घंटों में मुझे उसका कुछ ना कुछ करना था। तो 2 घंटों में सब मैंने कोशिश की, फोन्स किए बहुत। और नगर में डॉक्टर राजेंद्र धामणे करके है, उनकी एक संस्था है माउली प्रतिष्ठान, तो मुझे उनका पता मिला, उनका नंबर भी मिला। मैंने ज़रूर उनको कांटेक्ट किया और उनको बोल दिया कि ऐसी ऐसी लेडी है, उनको प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बोले अभी तो आज अभी भेज दो, मैं उसका सब देखभाल करूँगा। और मैंने उसके बाद भी बहुत तकलीफें हुई। वो एम्बुलेंस वाले, गाड़ी वाले, कोई भी मुझको सब हाँ नहीं बोल रहे थे, वो पागल है, हम कैसे ले जाएंगे। तो मैंने बोला वो कुछ नहीं करेगी, तो लेकिन मुझे उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े और ज़्यादा पैसे देकर मैंने एक एम्बुलेंस वाले को तैयार किया। और मैंने बोला अगर इनका जो आयुष्य है, इनका जो जीवन है, वो ऐसा नरक बोल रहे हैं ना, ऐसा होता है। वो कुछ भी खाना, कुछ भी रास्ते पे पड़ा हुआ खाना खाते हैं, कपड़े नहीं होते हैं, इनको कोई भी आके उसको कुछ भी गलत उनके साथ काम करते हैं। तो इनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, ऐसे बोलते थे। ऐसे पहले जब मैंने ऐसे मनोरुग्ण के लिए जब मैं पीछे पीछे भागती थी, तो मुझे भी लोग बोलते थे कि ये भी पागल हो गई है। हाँ। ये क्या कर रही है, क्या जरूरत है, वो पागल के पीछे क्यों भाग रही है, ये कोई काम है? हाँ, ये क्या काम है, क्या जरूरत है आपको। तो मैंने दुर्लक्ष्य किया। हाँ। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क मुझे पड़ता था। ये रास्ते पे पड़ी है, इसके लिए कोई आगे आ नहीं रहा, ये समाज का दुर्लक्षित घटक है। तो मुझे तो कुछ करना है, जिसको आगे आना है आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ, लेकिन मेरा काम तो चालू रहेगा। तो मैं 12-13 साल से ये कर रही हूँ। आज जाके मुझे बहुत कहने में आज आनंद हो रहा है कि आज इतने अवार्ड्स हो गए कि पहले इनको लोगों को ऐसा मालूम ही नहीं था। और ये अवार्ड ऐसे मिलेंगे, इस काम की कोई दखल लेगा, इनके लिए अवार्ड्स होते हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैं ऐसे सच्चे मन से कर। आपको वर्क सेटिस्फैक्शन? हाँ, बस सबसे ज्यादा खुशी आपको, मुझे लगता है यही काम है। हाँ, यस। तो आपने शायद 50 से ऊपर लोगों को रिहैब कर चुके हो आप, जो जिनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था, राइट? हाँ। तो एक हमने इंसिडेंट सुना है कि धुले सिटी में एक शाहरुख करके कोई लड़का था जो याददाश्त खो चुका था। थोड़ा शॉर्ट में हमको आप बता पाएंगे उस इंसिडेंट के बारे में? बहुत 12-13 साल से एक शाहरुख नाम का लड़का घूम रहा था और उसके ऊपर शरीर पे कपड़े भी नहीं रहते थे। तो ऐसा घूम रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि मैंने देखा उसको कि रास्ते पे पड़ा हुआ खाना खा रहा था। तो उस दिन मैंने सोचा आज ही उसका कुछ करना है। तो मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की। 4-4.5 घंटे उसने मुझे उसके पीछे दौड़ाया और बहुत से लोगों ने मुझे ऐसा क्रिटिसाइज भी किया था कि उसको मत उठाओ। तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, मुझे तो उठाना ही है, आपको अगर आगे आना है तो आओ, नहीं तो मैं तो आज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हूँ। और मैंने उसको उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया, चोपड़ा में उसको भेज दिया। और उसके आगे की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, इसके ऊपर पिक्चर भी हो सकता है। उसके आगे हमने 2-3 महीने उस पर ट्रीटमेंट ली और ट्रीटमेंट के बाद उसको याद आया। वो एक दिन वीडियो कॉल पे मुझे बोला कि मैडम आपने मुझे इधर भेजा है ना, तो मैं शाहरुख नहीं हूँ। तो मैं एकदम शॉक हुआ। मुझे तो क्या नाम है आपका? तो उसने मुझे कहा कि मैं शिवा त्रिपाठी हूँ। और शिवा त्रिपाठी और कहाँ से हो? तो मैं कर्नाटक से हूँ। और उसने एड्रेस बताया, सब घर के मेंबर्स का नाम बताया। हमने वो कांटेक्ट किया और आगे 8-10 दिन में उसके पिताजी और उसकी बड़ी बहन है वो उसको लेने आने वाले हैं। और सब वीडियो कॉल पे हमने देखा तो उसको पिताजी आनंद के मारे इतने रो रहे थे कि मैडम जी आपने इतना अच्छा काम किया। हम तो 2003 में उसकी मिसिंग की केस डाली थी और हम ऐसे समझ गए थे कि अब शिवा नहीं रहा होगा, मिलेगा ही नहीं हमें। तो आपने वो चमत्कार करके दिखाया है और उस दिन वो बहुत पुरस्कार से भी ज्यादा आनंद मुझे हो गया की है। और ना जाने इतने ऐसे कितनी लाइफों को आपने सेटल किया है। तो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस का मीनिंग क्या है? कि सक्सेस किसे बोलेंगे? अवार्ड्स मिलना, पैसे कमाना, या सक्सेस किसे बोला? नहीं, मैं ऐसा मेरा ये सपना है कि पूरा भारत देश में मनोरुग्ण रास्ते पे नहीं दिखने चाहिए। पूरा भारत मनोरुग्ण मुक्त होना चाहिए। तो मुझे ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं
पूरे हर शहर में, हर गांव में ग्रुप्स बनाने हैं। 4-5 लोग अगर आगे आएंगे तो हम उनके लिए काम कर सकते हैं। तो वो आपके लिए सक्सेस है कि Yes. इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द मेंटल पेशेंट जो सड़क पे है। हाँ। और मैं सारे यूथ के लिए कि हमको किस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते थे कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज के पेरेंट्स मुझे लगता है सबसे ज्यादा फोकस पढ़ाई पे करते हैं। 1% कम आता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या लगता है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है या वैल्यूज इम्पोर्टेंट है? मेरा ख्याल है दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन अगर होगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर छोटे छोटे कोई प्रसंग आते हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। वो कर सकेंगे, वो कुछ कोई भी परिस्थिति हो तुम कर सकोगे। ये विश्वास उनको दिलाना है। और वो ऐसे एक दिन में नहीं होता है, वो उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए। वो छोटे रहते हैं ना, तब छोटे छोटे प्रसंग में, छोटे छोटे ऐसे स्कूल में अगर होगा तो उनको पहले से ही उनको ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि तू ऑलराउंडर है, उसको सब आ जाएगा। एजुकेशन तो चाहिए, क्योंकि पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा कितना चाहिए इसका तो कुछ हिसाब नहीं होता। इसका कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत पैसा है यानी मैं बहुत अमीर हूँ तो खुश हूँ, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन इतना मैटर नहीं किया जितना ज्यादा एक्सपीरियंस और संस्कार ने मैटर किया। हाँ। क्योंकि एजुकेशन तो हर माँ बाप दे रहे हैं बच्चों को, पर तो भी बच्चे खुश क्यों नहीं है, सक्सेसफुल क्यों नहीं है, एक अच्छा लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे, सोसाइटी के लेवल पे कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। डिफरेंस आ रहा है संस्कार में और एक्सपीरियंस में जो शायद पेरेंट्स दे रहे हैं। जो सो थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम कि आज आप हमारे शो पे आए हैं व्हाइट बोर्ड ग्रुप के साथ, और हम रियली इंस्पायर्ड है स्टोरी से।